जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं राशिद रहमान, आपका केमिस्ट्री ट्यूटर। बेटा इससे पहले हम लोगों ने लुईस थ्योरी की बात की थी, जिसमें हमें जस्ट ये पता लगा था कि बॉन्ड जो है दो एटम के दरमियान बन रहा है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को हमने देखा था। उसके बाद जब हमने वेस्पर थ्योरी की बात की, उसमें हमने देखा शेप्स और एंगल्स ऑफ टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अभी जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा इससे पहले जो लुईस थ्योरी थी उसकी मैं आपको जो है लिमिटेशंस बता दूं। जो हमारे पास लुईस थ्योरी थी वो हमें ये नहीं बताती कि मॉलिक्यूल्स की शेप्स क्या होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी थी उसने हमें बताया कि अगर आप देखें SO3 और BF3, ये लिमिटेशन बेटा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखना है आपने। अगर SO3 की आप शेप बनाते हैं बेटा, ये वाली शेप बनती है उसकी, ट्राईएंगुलर प्लेनर। अगर आप बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की शेप बनाते हैं तो वो भी यही बनी है शेप, ट्राईएंगुलर प्लेनर। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को एक ही कंसीडर करती है। जो डबल बॉन्ड वाले की शेप है वही सिंगल बॉन्ड वाले की शेप आई है। ये एक लिमिटेशन है बेटा इसकी। उसके अलावा ये थ्योरी ये नहीं बताती कि डबल बॉन्ड कैसे बन गया और सिंगल बॉन्ड हमारे पास कैसे बन गया। तो इसको समझने के लिए जो हमारे पास जो थ्योरी है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आपको बताएगी कि सिंगल बॉन्ड कैसे बना है, डबल बॉन्ड कैसे बना है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना है। लेकिन बेटा वीबीटी को समझने से पहले, हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले, एमओटी को समझने से पहले आप सबको ये क्लियर हो कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो आपको ना वीबीटी समझ में आएगी, ना हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी और ना ही एमओटी समझ में आएगी। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है, पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उस चीज को हम समझते हैं पहले बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है, इसको आपने सीखना है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है एक एटम में आपके पास होते हैं शेल, शेल के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। एक एटम में आपके पास क्या है, शेल्स। पहला जो शेल है उसका नेम क्या होता है, के, सेकेंड L, फिर M, फिर N। ये आपके पास शेल होते हैं। शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास, S है, P है, D है और F है। उसके बाद बेटा इसके आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं। S का आपके पास एक ही ऑर्बिटल है, P के आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं PX, PY एंड PZ। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि P के कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स हैं, PX, PY और PZ। D के आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और F के आपके पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। एक ऑर्बिटल में जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2s के पास हो सकते हैं, 2px के पास, 2py के पास और 2pz के पास। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है s के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। p के अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका मतलब है इसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर d के 5 ऑर्बिटल्स हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और f के पास अगर 7 है तो इसमें कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह होता है कि एक एटम के शेल के कौन से सब शेल के कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जरा देखिएगा क्या बात की है। शेल्स, सबशेल्स, सबशेल्स के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने यह बताना है कि एक एटम के कौन से शेल के कौन से सब शेल के कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो वहां पर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी चीज को समझने के लिए एक स्केच मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये आप सबको बनाना आना चाहिए बेटा। इसको मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। 1 2 3 4 अगेन 4 3 2 1। बेटा ये आप सबको बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से एरो को ऐसे आपने क्रॉस करना है कि सिंगल सिंगल में से 2 बार, डबल में से 2 बार आपने एरो क्रॉस करना है, ट्रिपल में से आपने 2 बार एरो क्रॉस करना है और फोर्थ में से आपने 2 बार एरो क्रॉस करना है। उसके बाद आपने इसको नेमिंग देनी है एस 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 एस। सेकंड पे पी पी, ये आपके पास डी होगा, ये आपके पास एफ होगा। तो बेटा अगर ये स्केच आपको बनाना आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं, आपके पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब आपने ये बताना है वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है और उसके कौन से ऑर्बिटल में है। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो बेटा यहां से बात स्टार्ट करेंगे 1s ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हाइड्रोजन की। अब यहां पे 1 क्या है, 1 का मतलब है फर्स्ट शेल है आपके पास। इस S का क्या मतलब है, फर्स्ट शेल का पहला सब शेल है, यह है सब शेल। और ये ऊपर जो बना हुआ है ये क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही साइन यूज किया है हमने, यानी कि हमने उसको ऐसे बना दिया। अगर मैं बात करता हूं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा बेटा यहां से बात स्टार्ट करेंगे 1s 2। अब ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में नहीं रह सकते बेटा। इसका मतलब ये हुआ पहला आपके पास शेल है, उसका सब शेल कौन सा, एस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एस में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक क्लॉकवाइज आएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो यहां से बात स्टार्ट की थी 1s2, तो ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी।
अगर आप आगे चलते हैं लिथियम की तरफ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो दोबारा बात यहां से स्टार्ट करेंगे 1s2, क्योंकि s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ही ये वाला एरो कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वाले एरो पे आना है। नीचे वाला एरो किसके सामने है? 2 के सामने है। लिथियम के पास टोटल 3 है, लेकिन 1s2 2 आ चुके हैं, बाकी कितने बचे? 1 बचा। तो ये कंप्लीट, तो ये वाला एरो किसके सामने? 2 के सामने। तो ये क्या होगा? 2s1। ये लिथियम की कंप्लीट होगी बेटा। उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। दोबारा बात यहां से स्टार्ट करेंगे 1s2, ये वाला एरो कंप्लीट, नीचे वाला एरो पे आएंगे। नीचे वाला एरो देखें किसके सामने है? 2 के सामने है बेटा। तो ये क्या होगा? 2s2। क्या मतलब है इसका? 1s2 यानी कि पहले शेल के s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s2 दूसरे शेल के पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो चीज ऊपर बता रहे हैं, ये वाली जो है, इसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4, तो ये भी आपके पास होगी। आगे चलते हैं बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो दोबारा यहां से बात स्टार्ट करेंगे 1s2, ये वाला एरो कंप्लीट, नीचे वाला एरो की तरफ आएंगे। ये किसके सामने है? 2 के सामने है। 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 5 है, लेकिन यहां पे हमारे पास 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये वाला एरो देखें किसके सामने था? 2 के सामने। जैसे ये कंप्लीट होगा, नीचे वाले एरो पे आएंगे। ये वाला एरो किसके सामने बेटा? 2 के सामने है। तो 2px 2py 2pz। अब ये मैंने क्या किया बेटा? p के 3 ऑर्बिटल हैं, एक को कहते हैं px py pz। अब टोटल 5 हैं, 1 2 3 4, बाकी एक बचा, तो वो px में आ जाएगा। तो ये तो 5 हो गए। इसके बाद की केमिस्ट्री समझने वाली है। बोरॉन के बाद बारी आती है कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2py 2pz0। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, खाली छोड़ दें आप। अब ज्यादातर बच्चे ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्योंकि 6 थे, s में 2 आ गए, दूसरे s में 2 आ गए 4, और px में 2 आ गए। बेटा ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। कैसे गलत होगी? अगर आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो पहले आप उनको फिल करेंगे, बजाय इसके कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन आप x में ले आए। तो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें px में एक आया है, py में एक आया है। अगर नेक्स्ट अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होता है? 7। यहीं से बात स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2s2 के बाद बारी किसकी आ रही है? p की। p किसके सामने है? 2 के सामने है। तो यहां पे आपने क्या लिखना है? 2px 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन px में आएगा, एक py में, एक pz में। बजाय इसके कि px में 2 कर दें, या अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगी। 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0। अब इसमें px में 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए हैं, तो ये वाली गलत हो जाएगी।
एक रूल को फॉलो करना है आपने कि पहले अगर आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना है आपने, ठीक है। सेम स्पिन के साथ नहीं रखना आपने इलेक्ट्रॉन को। अगर सेम स्पिन के साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक ही चार्जेस वाले दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए एक को हम क्लॉकवाइज से शो करते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज से शो करते हैं। और पहले जिनकी एनर्जी कम होती है उनको फिल करते हैं। 1s की एनर्जी कम है, 2s की थोड़ी सी ज्यादा है, 2px की थोड़ी और ज्यादा एनर्जी, 2py की थोड़ी सी और ज्यादा, 2pz की थोड़ी एनर्जी और ज्यादा, यानी कि जिनकी एनर्जी कम होती है सबसे पहले हम उनको फिल करते हैं। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, यहीं से बात स्टार्ट करनी है। 1s2, 2s2 ये हो गया। उसके बाद बारी आएगी P की, P में फिल करते हैं 2px, 2py एंड 2pz, 5, 6, 7, 8। तो अब इस चीज को समझे जरा, पहले हमने एक एक को फिल किया, उसके बाद x में दोबारा से आएगी बारी अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं फिर क्या होगा, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां पे एक चीज को आपने समझना है, ये जो आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है ऑर्बिटल्स में, इसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने बात करनी है वीबीटी की, हाइब्रिडाइजेशन की और एमओटी की, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इसे हम कहेंगे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप देखें पीजी में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जितने किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो एटम उतने ही बॉन्ड्स बना सकता है। बात ध्यान से सुने ये वाली, एक एटम के पास देखें जरा, फ्लोरीन के पास ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, तो 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की बात करें, py में एक अनपेयर्ड है, 2pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये दो बॉन्ड बना सकता है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, px में एक अनपेयर्ड, py में एक अनपेयर्ड, 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है ये तीन बॉन्ड बना सकता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ गया। फ्लोरीन के बाद बारी आती है नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। अभी यहां से एक बात आप समझेंगे, 1s2, 2s2, 2px, 2py1, 2pz1, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नियोन के पास चेक करें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इसका मतलब है नियोन एक भी बॉन्ड नहीं बना सकती। यस, ये क्या है आपके पास, नोबल गैस है, ये इस चीज का प्रूफ है हमारे पास। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जो है आपको पता हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है और आपने इसको लिखना कैसे है, तो फिर आगे जो मजीद लेक्चर है वीबीटी वाला वो आपको समझ में आएगा। और इसके एंड पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, एस की शेप के बारे में, पी की शेप के बारे में और डी की शेप के बारे में, इसका क्या मतलब होता है। बेटा एस का मतलब होता है स्फेरिकल। जो के शेल होता है इसके पास एक सब शेल होता है, उसका नाम है एस। एस में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। वो दोनों कैसे आते हैं, एक क्लॉकवाइज आता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। के के बाद जो शेल है वो है एल। एल के पास दो सब शेल है, एक को कहते हैं एस
दूसरा क्या है p। s के पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं px py और pz। px में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, py में भी 2 होंगे, pz में भी 2 होंगे। तो इसका मतलब ये होगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके पास p के पास। k के बाद l, l के बाद आपके पास आता है m। m में आपके पास कितने हैं सब शेल s p और d। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। वो 6 इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं 2 px में, 2 py में और 2 pz में। d के पास जो है वो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। वो कौन कौन से हैं dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये वो ऑर्बिटल्स हैं d के 5 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 2 2। तो अगर आप टोटल करें तो कितने बन जाएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं d के पास। इसी तरह अगर आप n की बात करेंगे n में s होगा p होगा d होगा और f होगा। अब s और p की जस्ट अगर शेप्स की बात करें बेटा, जो s की शेप है वो आपके पास ऐसे स्फेरिकल होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है इसका। p जो है आपके पास, p की शेप आपके पास ऐसे डंबल होती है px py और ये आपके पास होगा pz px py और pz। नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए आपको s px py और pz की शेप्स का पता हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है उसका पता हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वीबीटी के बारे में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।